हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शक्ति प्रताप सिंह। अग्निहोत्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको फिजिक्स का पहला पेपर मैकेनिक्स एंड स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी सिखाऊंगा। बात करते हैं पेपर के अगर ओवरव्यू पे। पेपर का नाम है मैकेनिक्स एंड स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके लिए अगर बात करें मेनली तो कुछ किताबें मैं आपको प्रेफर करूंगा। किताबें आपकी हैं, पहली है मैकेनिक्स बाई जेसी उपाध्याय। दूसरी किताब है आपकी मैकेनिक्स बाई डी.एस. माथुर। ये दो किताबें आपके लिए बेस्ट किताब है। इधर आप जेसी उपाध्याय ले सकते हैं या दूसरी आप डी.एस. माथुर ले सकते हैं। और भी दो तीन किताबें हैं जिनको मैं आपको चाहिए तो मैं लिखवा सकता हूं, बट उसकी विशेष जरूरत नहीं। अगर इन दोनों किताबों को छोड़ करके आपके पास किसी भी पब्लिकेशन की, किसी भी राइटर की कोई भी किताब है तो आपको कोई किताब नहीं लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम हो जाएगा। ये तो परिचय रहा पेपर का। और जो हमने रिकमेंड बुक करी है आपकी जेसी उपाध्याय इधर डी.एस. माथुर, ये दोनों की दोनों किताबें आपके लिए प्रेफर है। आप कोई भी इन दोनों में से एक या मन करे तो दोनों ले सकते हैं, वे ओनली न्यूमेरिकल पर्पस के। थियरी के लिए आपको प्रॉपरली मटेरियल क्लासरूम में ही मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपरली इस पेपर के मार्किंग के ऊपर, तो पेपर की जो मार्किंग है वो 33 मार्क्स की है। कुल मिलाकर के हमको 33 नंबर में बातें करनी। जितनी भी बातचीत हम करेंगे इस 33 नंबर के ही दौरान बात करेंगे कि 33 नंबर में कहाँ से कैसे पोर्शंस आते हैं। तो अगर हम बात करें इस 33 नंबर में, तो 33 नंबर को हमने 5 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। पूरी की पूरी मैकेनिक्स जो है आपकी 5 यूनिट में डिवाइड है। और पांचों यूनिट्स की अगर हम बात करें तो पहली यूनिट है आपकी, पहली यूनिट का नाम ही है प्रॉपरली मैकेनिक्स। पहली यूनिट का नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में अगर बात करें तो इसमें कई सब हेडिंग्स आएंगे। पहला आएगा वेक्टर। वेक्टर की बात करें तो बहुत ही छोटा यूनिट है, बहुत ही छोटी यूनिट है, लेकिन इसको अगर आप नहीं सीखेंगे तो प्रॉपरली मैकेनिक्स के बारे में हम बात करना हमारे लिए मुश्किल काम है। क्योंकि इंटरमीडिएट में जो मैकेनिक्स हमने सीखी उससे थोड़ी सी इतर मैकेनिक्स होगी, थोड़ी सी अलग तरह की मैकेनिक्स होगी। करना क्या होगा, इसमें जितनी भी मैकेनिक्स हम डिस्कस करेंगे सब के सब को वेक्टर के हिसाब से डिस्कस, वेक्टर के लॉ को लेकर के, वेक्टर के नोटेशंस को लेकर के, वेक्टर के आधार पर हम पूरी की पूरी मैकेनिक्स को डिस्कस करने की हमारी कोशिश। पूछा जाता है अगर इसके नंबर में बात करें तो 33 में से सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का आता है। वेक्टर आपका ओनली 1 नंबर का आएगा पूरे पेपर के दौरान। लेकिन अगर वेक्टर नहीं आता तो पूरी मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करने में काफी दिक्कत। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीखने की हर जरूरत है, क्योंकि बाद की चीजों में भी क्या होगी इसकी जरूरत आनी ही आनी। वेक्टर के बाद अगर हम बात करें तो इसमें आता है फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात करें तो इसमें आएगा गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आइदर उसे हम न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। इसको सीखने की जरूरत हमको स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में भी इसका यूज होगा, इसलिए इसको थोड़ी सी डीप में सीखने की जरूरत। अगर मार्किंग पे बात करें साहब तो इसके जो नंबर होते हैं वो 2 से लेकर के 3 नंबर के सवाल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पर्टिकुलर, यानी 1 नंबर वेक्टर के साथ 2 से 3 नंबर का आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। अब मैकेनिक्स अगर सीखनी है तो एक तीसरी टॉपिक और आती है इसके कंपोनेंट्स। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे तो अगर मैकेनिक्स सीखनी साहब तो फोर्स आना ही आना है, रोटेशन में बॉडी जा रही है तो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आना है, लीनियर मोशन में बात कर रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आना है। तो इसकी कैसी मैकेनिक्स किस तरह से वेरी करती है उसको बारी बारी से सीखने की कोशिश। अगला मुद्दा क्या है, अगर फोर्स सीख रहे हैं तो फोर्स भी कई तरीके के होते हैं। एक तो जो फिजिक्स कहती है कि ये फोर्सेस होते हैं मैकेनिक्स में, उन फोर्स के बारे में सीखेंगे। और कुछ फोर्स जिसको फिजिक्स प्रॉपरली डिस्कस नहीं करती, वो कहती है कि नहीं इस तरह के फोर्स जो कि सूडो फोर्स है उनको भी बारी बारी से हम प्रॉपरली उनके बारे में भी सीखने की कोशिश। उसमें कॉरियोलिस फोर्स हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो सकता है, कैसे उसके इक्वेशंस वेरी करते हैं उनको बारी बारी से सीखने की कोशिश करें। अगला मुद्दा उसी में आएगा साहब, यानी बात करना इसके कंपोनेंट जो हैं।
कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट में बात करेंगे तो फोर्स कह लें, मोमेंटम कह लें, लीनियर मोमेंटम कह लें, एंगुलर मोमेंटम कह लें, एनर्जी की बात करेंगे, ईटीसी, इन सब चीज़ों की बात इसके कंपोनेंट्स में करेंगे। पहली यूनिट में ही सब हम सीख रहे हैं। इसके बारे में बात करें साहब तो ये भी लगभग 3 से लेकर के 6 नंबर में यहाँ से भी सवाल आते हैं। 1 नंबर का वेक्टर, 2 से 3 नंबर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस और 3 से 6 नंबर का जो आपका है वो इसके कंपोनेंट्स के बारे में बातें करेंगे। आइदर सूडो फोर्स की बात कर रहे हैं, आइदर एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। इसमें एक और टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया टेंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर इनर्शिया टेंसर, इसके बारे में भी काफी चर्चित सवाल आता है। एक सवाल तो इससे बनना ही बनना है लगभग इनर्शिया टेंसर से, और ये 3 नंबर का एक सवाल होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और खास बात यह है कि आप अगर बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से को छोड़ करके आप कंपटीशन पर्पज से भी देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही हॉट टॉपिक है। यहाँ से सवाल बनने ही बनने हैं आपके। इसमें मेनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सीखने की बात होगी साहब, तो सीखेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है, 2-4 बॉडी ट्राई करेंगे। जैसे मैं कहूँ प्लेन लैमिना ट्राई कर लिया, रेक्टेंगुलर बार ट्राई कर लिया, स्फीयर का ट्राई कर लिया, सिलेंडर का ट्राई करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं और पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का किस तरह से यूज करके निकालते हैं। जितनी भी एक्सिस बॉडी के अंदर से पास होंगी सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट करके दिखाएंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज करके। कंपटीशन के पर्पज से टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा इस पे फोकस भी करेंगे किस तरह से आता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ओनली इनर्शिया टेंसर आपके परीक्षा में आना है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी डीप में फोकस करके हम लोग चलें। ये सब ओवरव्यू हुआ है पहली यूनिट का। अगर टोटल अगर बात करें तो इस सब यूनिट मिला करके यहाँ से लगभग 9 से लेकर के 12 नंबर के सवाल बनते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि वेक्टर जो है वो 1 नंबर में ही पूछा जाएगा, लेकिन वेक्टर के साथ ही पूरी की पूरी ये मैकेनिक्स हम डिस्कस। दूसरा टॉपिक पे बात करें साहब, अगर पहली यूनिट के बारे में तो ठीक समझ में आ रही बातें, दूसरी यूनिट की बात करें तो इसको कहते हैं मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स की अगर बात करें तो इसमें मेनली कैपलर्स के लॉ हैं जो कि इस साल सिलेबस में हट चुके हैं, लेकिन सीखेंगे थोड़ी बहुत बातें उसकी। और कितने तरीके के फोर्सेस लगते हैं, दो बॉडी मिलकर के सिंगल बॉडी में कैसे रिड्यूस होती है उसके बारे में बात करेंगे। उसकी प्रॉपर मैकेनिक्स किस तरह से डिस्क्राइब होती है। एक बहुत ही क्यूट सा इक्वेशन जो कि 2 बॉडी से लेकर के एक सिंगल बॉडी में रिड्यूस होकर के आता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। प्रॉपरली सीखने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर? सेकेंड यूनिट में, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स में। नंबर पे बात करें साहब यहाँ पर तो ये भी लगभग 6 से लेकर के 9 नंबर में यहाँ से भी सवाल आते हैं। 6 से लेकर के 9 नंबर में सवाल आते हैं यहाँ पर भी मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स से। अगली यूनिट की साहब बात करें तो अगली यूनिट का नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की बात करें तो यहाँ पर मेनली है मॉडुलाई डिफाइन करना। तरह तरह के मॉडुलस डिफाइन करेंगे। यंग मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, हुक्स लॉ के अंतर्गत ये कैसे डिफाइन होते हैं, किस तरह से इलास्टिसिटी को डिफाइन किया जाता है इन मॉडुलस को लेकर के, इसके बारे में प्रॉपरली मैकेनिक्स सीखेंगे। इलास्टिसिटी तमाम चीजें आएंगी, लेटरल स्ट्रेन, जितनी भी लगभग टॉपिक्स हम लोगों ने इंटरमीडिएट में सीख रखा उसका थोड़ा सा ब्रॉड रूप हम लोग इलास्टिसिटी में सीखेंगे। इसके बाद इसकी जो सब यूनिट होती है वो बहुत मजेदार यूनिट है, उसे कहते हैं बीम एंड कैंटिलीवर्स। यूनिट का नाम है साहब क्या? बीम एंड कैंटिलीवर्स। बीम एंड कैंटिलीवर्स। बीम एंड कैंटिलीवर्स पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी अगर बीम है तो किस तरह से, कितनी मजबूत बीम है, कहाँ पर वेट लटकाया जाए तो कितनी मजबूत बीम बनेगी, कहाँ पर कितना वो स्ट्रेस सह सकती है कोई बीम, कैंटिलीवर कितना स्ट्रेस सह सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तरह तरह की यहाँ पर चीज़ें निकल करके आती हैं और बहुत ही मज़ेदार यूनिट है। इलास्टिसिटी में एक यूनिट और है, ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर। सवाल आता है साहब कि साइकिल की जो फ्रेम होती है वो सॉलिड सिलेंडर की क्यों नहीं बनाई जाती, हॉलो की क्यों बनाई जाती है, उस पर बातें करेंगे कि क्यों बनाई जाती है, उसकी मैकेनिक्स कैसे है। ट्विस्टिंग कपल के रूप में बात करके कोशिश करेंगे, निकाल करके प्रॉपरली एक फॉर्मूला लाएंगे और सिखाएंगे कि कैसे चीज़ें वेरी करती, क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं बनाया जाता है सॉलिड सिलेंडर का जबकि हॉलो सिलेंडर का ही बनाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे हम, ट्विस्टिंग कपल के बारे में बात करेंगे इस यूनिट के अंदर। अगली यूनिट पे अगर हम आए, यहाँ से भी साहब अगर बात करें इलास्टिसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नंबर के सवाल बनते हैं। लगभग 12 से लेकर के 14 नंबर के सवाल यहाँ से बनते हैं।
अगर ये यहाँ से 12 से 14 नंबर का बन के आएगा तो आपका जो सेकेंड यूनिट है सेंट्रल फोर्स, वहाँ से नंबर कटेंगे कुछ इसके, तब वहाँ पे आकर के ये जुड़ेंगे। ये सब के सब इलास्टिसिटी से, और इलास्टिसिटी के सवाल के साथ साथ अगर बात करें तो बहुत ही इजीली बनते हैं सवाल इसके। आप ट्राई करोगे, बहुत नीट एंड सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं और इजीली आप लगा करके दे। तो ये बहुत ही मज़ेदार यूनिट है। अगली यूनिट में बात करें साहब तो हमारी चौथी यूनिट है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करें तो आप लोगों ने लगभग इंटरमीडिएट में सीख रखा होगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बात करें, A1V1 = A2V2, उस तरह की इक्वेशन नहीं होगी प्रॉपरली। जैसे हम जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में लिखते हैं उस तरह के फॉर्म में लिखने की कोशिश होगी कंटिन्यूटी इक्वेशन की। आयलर्स थ्योरम आएगा, आयलर्स थ्योरम के बाद बर्नौलीज इक्वेशन, उसी का स्पेशल केस है, उसको कैसे सीखते हैं। क्वाजलीज इक्वेशन आएगा, कोई भी अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसका शेप पैराबोलिक क्यों होता है पाइप में, उसके बारे में बातें करेंगे। इस तरह की पूरी बात हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत करेंगे। और यहाँ पर इसके भी नंबर लगभग 3 से लेकर के 6 नंबर का सवाल यहाँ से भी बनता है फ्लूइड मैकेनिक्स। अब यहाँ तक साहब अगर हम 4 यूनिट में जो बात की, चाहे हमने वेक्टर की बात करी, चाहे हमने मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स की बात करी, चाहे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करी, चाहे हमने इलास्टिसिटी की बात करी, मैक्सिमम चीज़ें आपने यहाँ पर अभी तक इंटरमीडिएट में कहीं ना कहीं पे पढ़ी होगी। लेकिन जो 5वीं यूनिट है आपकी, ये चारों यूनिट साहब आपकी मैकेनिक्स में आती है। अब तक की जो 4 यूनिट हमने बात करी वो चारों की चारों यूनिट मैकेनिक्स में आती है। 5वीं यूनिट की बात करें जिसका नाम है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। 5वीं यूनिट जो है STR, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ये अभी तक आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, ये आपके लिए एकदम नई सी मैकेनिक्स। एक बात करें तो ये मॉडर्न फिजिक्स टाइप का एक टॉपिक है, एक नया टॉपिक है, एक हॉट टॉपिक है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। न्यूटन की मैकेनिक्स कैसे चेंज हो जाती है, न्यूटन की मैकेनिक्स कैसे चेंज हो जाती है हाई स्पीड के साथ, वहां पर हम बातें सीखेंगे। किस तरह से मैकेनिक्स, न्यूटन की मैकेनिक्स आइंस्टाइन की मैकेनिक्स में चेंज, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हमारा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। इसमें मेन टॉपिक अगर बात करें तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। कोई अगर एक पार्टिकल है बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है तो उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कैसे हो जाएगी उसके बारे में सीखें। अगर हम बात करें ऐसा टॉपिक है टाइम डायलेशन, उसमें एक फॉर्मूला निकल करके आता है कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को या किसी भी एक बॉडी को वेलोसिटी ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में अगर चलाएं तो उसके लिए कैसे टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। यदि कोई आदमी अगर प्रकाश की चाल से चल रहा हो तो आजीवन में बूढ़ा ही नहीं होगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स निकल करके आएंगे। तो बहुत ही मजेदार यूनिट है। 2 और भी बात करें तो आइंस्टीन के फॉर्मूले सीखेंगे, कैसे E = mc² निकाला, क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस था, क्या उस दौर की फिजिक्स थी, पूरी की पूरी बातें हम लोग इस यूनिट में करेंगे स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में। नंबर की बात करें साहब तो यहाँ से भी लगभग 6 से 9 नंबर के सवाल इजिली बन कर गया। ये रहा एक ओवरव्यू आपका पेपर के कॉन्सेप्ट्स पे, पेपर के परिचय पे, और इन्हीं के बारे में हम बारी बारी से बातें करने की कोशिश। तो अब अगर बात करें तो स्टार्ट करना वेक्टर से चाहिए था यूनिट में। जैसे मैंने आपको सिखाया स्टार्ट हमने कहाँ से करना चाहिए था, वेक्टर से स्टार्ट करना चाहिए था। सिंपल थी कि वेक्टर से स्टार्ट करते, प्रॉपरली लेकर के चले। लेकिन शुरुआत करना वेक्टर से थोड़ा सा इसलिए इजी नहीं है क्योंकि बच्चे नए होते हैं तो प्रॉपरली अगर वेक्टर से स्टार्ट करें, एक आध क्लास मिस होगी तो दिक्कत करता है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे कहाँ से, एक बीच के टॉपिक से उठा करके जहाँ पर वेक्टर का लगभग यूज नहीं होगा। टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका एक सब टॉपिक है इनर्शिया टेंसर, लेकिन स्टार्टिंग हम कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर के। अब अगर बात करें साहब चलो पेपर पे, तो मैकेनिक्स नाम है। मैकेनिक्स बात करें तो अगर पूछा जाए कि मैकेनिक्स, इस टर्म का इजाद कहाँ से हुआ, कहाँ से निकल कर, तो लोग कहते हैं कि न्यूटन चाचा थे, उन्होंने सेब देखा सबसे पहले और एक पेड़ पर से एक सेब गिरा, उसको लेकर के प्रॉपर एक मैकेनिक्स डिस्कस। एक बातें आती हैं कि क्या न्यूटन से पहले धरती पे जमीन पे सेब नहीं गिरा करते थे क्या न्यूटन ने ही सबसे पहले देखा कि सेब गिर रहे हैं? तो ऐसा नहीं था। आंसर आएगा कि ऐसा नहीं था। न्यूटन के मम्मी पापा चाचा नाना नानी जो भी रिलेशन में होंगे उनसे, उनके जो पहले के लोग होंगे, वहां पर भी सेब नीचे ही गिरता था, जमीन पर ही गिरता था। तो क्यों न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा? कुछ तो ऐसा काम हुआ होगा, कुछ तो अलग न्यूटन ने देखा होगा जिसके कारण से उसे फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाने लगा। बातें फिर से वही आती है, अगर आप इस पर जोर डालोगे तो बात क्या है, बात यह है कि सेब तो गिरते सब देखते थे, लेकिन न्यूटन ने क्या किया कि उसको प्रॉपर मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश।
हम अगर कहें कि कोई मान लो एक बच्चा है जिसकी वेलोसिटी v है, तो v वेलोसिटी यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो घर से कोचिंग की तरफ आ रहा है। इसको हम हिंदी या अंग्रेजी में कह रहे हैं। कोई किसी को चाइनीज अच्छी लग रही होगी तो चाइनीज में कहेगा, किसी को जर्मन में अच्छी लग रही होगी तो जर्मन में कहेगा। लेकिन क्या ये हमारी लैंग्वेज है? क्या ये फिजिसिस्ट की लैंग्वेज है कि कोई भी आदमी इतने वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है? हम जब बात करेंगे तो हम उसकी मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। हम जब भी बातें करेंगे उस प्रॉपर जो भी हम चीजें बात करेंगे उसको मैथमेटिक्स के रूप में देने की। इस यही काम न्यूटन ने किया। दुनिया सब देख रही थी कि पेड़ से सेब गिर रहे हैं, किस तरह की मैकेनिक्स थी उसकी, लेकिन न्यूटन ने क्या किया, उसकी मैथमेटिक्स लिखने की कोशिश की। m1 m2 अपॉन r स्क्वायर f इक्वल टू माइनस जी साइन के साथ उसने बताया r कैपिटल। क्या बताया उसने कि दो पार्टिकल्स हैं, ब्रह्मांड में कोई दो भी पार्टिकल्स हैं, यूनिवर्स में कोई दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो कि दोनों जो बॉडीज हैं उसके मास पे डिपेंड करता है और उसके बीच की परपेंडिकुलर जो इफेक्टिव डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। जो बातें अब तक हिंदी या अंग्रेजी में कही जाती थी, जर्मन में कही जाती थी, चाइनीज में कही जाती थी, फ्रेंच में कही जाती थी, न्यूटन ने क्या किया कि उसको मैथमेटिक्स में लिखा और वो फादर ऑफ फिजिक्स कहलाए। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जितनी भी बातें करें हम अपनी लैंग्वेज में करें, फिजिक्स की जितनी भी बातें करें मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, और वही बातें हम करके लिखने की कोशिश। न्यूटन के इसके बाद इस सेब गिरने के बाद एक न्यूटन एक चर्चित व्यक्ति हो गए थे और तमाम तरह के फिजिक्स के नियम उन्होंने दिए। उन्हीं में से एक उन्होंने 3 तरह के लॉ भी डिस्कस किए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। उसके बारे में बातें करेंगे, आप लोगों ने लगभग सीखा भी होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब कोशिश ये होने लगी उस दौर में कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं हम, जितनी भी चीज़ें हम डेली लाइफ में देख रहे हैं, क्या हम उसकी मैथमेटिक्स लिख सकते हैं क्या? किस तरह से मैथमेटिक्स लिख रहे हैं, और उसी मैथमेटिक्स को लिख करके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने की बात हुई और प्रॉपरली फिजिक्स में मैकेनिक्स टर्म का इजाद हुआ। मैकेनिक्स का मतलब ही होगा साहब, अगर मेनली फोकस करें क्लासिकल मैकेनिक्स पे, तो जो चीज़ें हम देख रहे हैं डेली लाइफ में, चाहे ये पेन है ऐसे गिर रहा है, या डस्टर है, मार्कर है, हमने किसी को मार दिया इस तरह से, कोई फोर्स लगा दिया, जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर उसकी एक मैथमेटिक्स लिखने की कोशिश, जो डेली लाइफ में चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसे मैथमेटिक्स लिखने की कोशिश करेंगे, और सारी की सारी चीज़ें दिखाई देंगी आपको। जैसे मैं बात करूं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो पूरी तरह से अलग की मैकेनिक्स है, एक सोच की मैकेनिक्स है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स जो हम यहाँ पे सीखेंगे वो सोच की मैकेनिक्स नहीं होगी, हम उसे विजुअलाइज करेंगे अपनी डेली। तो न्यूटन से ही स्टार्ट करते हैं साहब। न्यूटन का पहला नियम ये कहता है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न। जैसे मैं बात करूं साहब आपसे, ये एक कॉपी है, ये एक कॉपी है, ऐसे रखी हुई, ऐसे रखी हुई है, ये कॉपी है। अब मैं कहूं कि मैं इसको ऊपर उठाना चाहता हूं, मैं यहां से फोर्स लगा के इसको ऊपर उठाना चाहता हूं, तो क्या ये कॉपी इजीली उठ जाना चाहिए? आंसर आएगा कि नहीं? चलो एक बात हुई, इस कॉपी के जगह पे मैंने मान लो ये मार्कर रखा हुआ है, मैंने उस पर भी क्या किया, मैंने इस पर भी फोर्स लगा के इसको ऊपर उठाने की कोशिश। इस कॉपी और इस मार्कर में सबसे ज्यादा आसानी से कौन से उठ जाएगा? तो आप सीधी सीधी बात बताओगे कि सर मार्कर आसानी से। क्यों? आंसर अगर क्वेश्चन में पूछूं क्यों, तो आप एक बात कहोगे कि हर एक बॉडी के अंदर कोई ना कोई एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो अपने ऊपर लगाए गए फोर्स का अपोज करती है। क्या था? अगर ये इसको उठाना चाहते थे मार्कर को तो नहीं उठना चाहता था। क्यों? क्योंकि इस बॉडी के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी जो कि ये अपने ऊपर लगाए गए फोर्स का अपोज कर रही। बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया, बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। क्या होता है? बॉडी के हर एक बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने ऊपर लगाए गए फोर्स का अपोज करती है, और इसी बॉडी की प्रॉपर्टी को इनर्शिया। अब साहब ये जितनी भी बातें थी, या मान लेते हैं जैसे हमने कहा ये हमारे पास एक कॉपी थी, हमने इस पे एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन, या फिर यही एक कॉपी थी और हमने इस पर फोर्स लगाया होता इस डायरेक्शन। दोनों में साहब अगर एक बात कॉमन देखेंगे तो चाहे आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं चाहे आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, दोनों ही डायरेक्शन में मोशन जो होगी एक लीनियर मोशन होगी। आप इस डायरेक्शन में कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में कर सकते हैं,
दोनों ही डायरेक्शन में एक लीनियर मोशन होगी। यानी अगर बात करें जोड़ करके सभी बातों को एक साथ कही जाए तो हम कहें कि अगर लीनियर मोशन में एक सिंगल फोर्स लगा करके किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस किया जा रहा हो तो बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने ऊपर लगने वाले फोर्स का अपोज करेगी, अपने चेंज ऑफ स्टेट का विरोध करेगी, उस बॉडी की उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। दूसरी भाषा में कहें साहब, अगर कोई भी एक ट्रेन तो बड़ी चीज हो जाएगी, कोई भी एक बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अगर हमें इसे रोकना है तो हमें क्या करना होगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा। यहां पर भी साहब लीनियर मोशन हो रहा है, यहां पर भी लीनियर मोशन हो रहा है और लीनियर मोशन में हम एक दूसरा फोर्स लगा करके उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूटन ने भी तो यही कहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक फोर्स, कोई एक एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो ये जितनी भी बातें होती हैं ये कहां पे होती हैं, लीनियर मोशन में बातें होती हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे, इस बात पे अगर बात करें यहाँ पे, जैसे एक कॉपी है, अगर इस कॉपी को हम रोटेट कराना चाहते हैं तो हम बहुत नंबर ऑफ, अगर आपसे बात करूं कितने तरीके से रोटेट करा जा सकता है तो लोग कहेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे होंगे जिससे इस कॉपी को रोटेट करा जा सकता है। मैं कह रहा हूं मैं ऐसे रोटेट कराना चाहता हूं, कोई दूसरा बंदा आया वो कहे मैं ऐसे रोटेट कराना चाहता हूं, कोई तीसरा है वो कहे मैं ऐसे रोटेट कराना चाहता हूं, चौथा है कोई कहे कि मैं ऐसे रोटेट कर, कोई आए वो कहे मैंने बीच से मैं होल कर दे रहा हूं, ऐसे रोटेट कराना, कोई इस तरह से रोटेट कराते हैं। आप देखे होंगे कि बच्चे इस तरह से कॉपी को रोटेट कराते हुए ले जाते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। तो एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे होंगे, कोई कहे मैं यहाँ से होल कर दूं, इस तरह से रोटेट कराना, तो एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे होंगे जिससे हम इस पर्टिकुलर कॉपी को क्या कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। फिर से वही मुद्दा सामने आता है कि क्या ये बॉडी, क्या ये कॉपी इजिली रोटेट हो जाना चाहेगी, क्या ये बॉडी या ये कॉपी इजिली रोटेट हो जाना चाहेगी, तो आंसर आएगा कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि क्या एक, जैसे ये कॉपी थी आपकी, क्या एक सिंगल फोर्स लगा करके हम इस कॉपी को रोटेट कर सकते हैं क्या? जैसे हमने यहां पर अगर बात की तो हमने एक डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बॉडी का मोशन होने लगा, लेकिन क्या हम अगर रोटेट कराना चाहते हैं, मान लेते हैं हम इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कराना चाहते हैं, तो क्या हम एक सिंगल फोर्स लगा करके इस बॉडी को रोटेट करा सकते हैं क्या? तो भी आएगा आंसर कि नहीं, हमें कम से कम दो फोर्सेस लगाने पड़े, यानी एक कपल ऑफ फोर्सेस लगाने पड़े, और उन कपल ऑफ फोर्सेस में से एक फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो एक इंटेंसिटी निकल के आती है, क्वांटिटी निकल करके आती है, जिसे हम बात करते हैं टॉर्क। यानी साहब अगर लीनियर मोशन में बात करें तो एक फोर्स लगा करके बॉडी मोशन में आ सकती है, लेकिन अगर रोटेशनल मोशन में बात करना होगा तो एक फोर्स से काम नहीं चलेगा, कम से कम दो फोर्सेस लगाने होंगे जिससे बॉडी रोटेशन में जाएगी, और दो कपल ऑफ फोर्सेस को किसी एक एक्सिस के अलोंग अगर लग रहे हो तो उससे एक टॉर्क उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं बल आघूर्ण हिंदी। यानी एक बल आघूर्ण या एक टॉर्क लगा करके किसी बॉडी को रोटेट कराया जा सकता है। मुद्दा आता है फिर से वहीं पे कि क्या वो बॉडी इजीली रोटेट हो जाना चाहेगी क्या? जैसे हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे तो क्या बॉडी आगे बढ़ जाना चाहती थी क्या? नहीं, उसके अंदर जितना कोई ना कोई एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी जो इसे रोक रही थी। यहाँ पर भी तो कोई ना कोई एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी जो कि इसे रोटेट नहीं होने देना चाहिए। बॉडी की वही प्रॉपर्टी रोटेशनल मोशन में जो अपने ऊपर अपनी स्टेट, जो चेंज ऑफ स्टेट का विरोध करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम अब लीनियर मोशन पे अगर फिर से बात करें साहब तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मास। अगर मैं बात करूं एक 10 केजी का एक बोरा रखा हुआ है, कोई एक बॉडी रखी हुई है, और एक 50 केजी का कोई एक और भी बॉडी रखी हुई है, दोनों में मैं बात करूं कि इजिली कौन सा उठ जाएगा, कौन से अपने चेंज ऑफ स्टेट का विरोध ज्यादा करेगा, कौन सा कम करेगा, तो आप कहोगे कि जो 50 केजी वाला है वो ज्यादा विरोध करेगा। यानी साहब एक बात है कि मास को अगर हम किसी भी बॉडी का मास पता हो जाए तो हम बता सकते हैं कि उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी कि उसकी इनर्शिया कम होगी। यहां पर भी बातें वही है, अगर किसी बॉडी का मास पता हो जाए तो हमको उसकी इनर्शिया पता हो जाएगी, लेकिन इसमें एक चीज और चाहिए उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए, क्या कि किस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कराना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है एक्सिस ऑफ रोटेशन का। कोई कहे कि हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं, कोई कहे कि हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना, कोई कहे कि हमने यहां से होल कर दिया और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कराना चाहते हैं। सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी अलग। यानी साहब अगर
इनर्शिया में बात करें तो मास पता है तो उसका इनर्शिया का मेजरमेंट हो सकता है, लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बात करें तो मास तो पता होना ही चाहिए, साथ ही साथ क्या पता होना चाहिए, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहा है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी पता होना चाहिए। तब जा करके हम बातें कह सकते हैं कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिफिनीशन की बात करें तो बॉडी के रोटेशनल मोशन में बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने ऊपर लगने वाले कपल ऑफ फोर्सेस या फिर टॉर्क का अपोज करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दो टर्म हुए, इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम मेनली साहब इनर्शिया के बारे में बात नहीं करनी, हमारा टॉपिक है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने आपको जैसे पहले कहा था कई ऐसी चीजें होंगी जिसके बारे में हम सीखें। जैसे मैं बोलूं कि सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, किसी रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, किसी लैमिना की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, तो उसको निकालने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मुलिज्म की जरूरत होगी, एक प्रॉपर फॉर्मूला देने की कोशिश होगी कि कैसे निकालें हम। तो साहब स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी बॉडी होगी, मान लो इस तरह की एक इरेगुलर बॉडी है, इसमें ढेर सारे n नंबर ऑफ मास, छोटे छोटे मास होंगे, जिसका मास m1 होगा, m2 होगा, m3 होगा, m4 होगा, ढेर सारे मास से मिलकर के बॉडी बनी। तो हम पहला हमारा मोटो क्या है, पहली कोशिश क्या है कि हम एक सिंगल पॉइंट मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, देखते हैं वो क्या आती है। उसके लिए एक फॉर्मूला इजाद करें, और जब बॉडी आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे, और रेगुलर बॉडी अगर आती है तो उसके बारे में कैसे बात करके उसकी कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसके बारे में सीखने की कोशिश। तो सब पहला अगर हम टॉपिक बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi ऑफ ए मास पॉइंट या फिर पॉइंट मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक पॉइंट मास की निकालने की बात करी जाए साहब, तो मान लेते हैं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो चीजें जरूरी है। पहली चीज क्या जरूरी है, एक मास जो कि जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। दूसरा क्या, एक्सिस एक जरूरी है, किसके अबाउट रोटेट कराना चाहते हैं, और इस एक्सिस से और इस मास पॉइंट के बीच की एक दूरी जरूरी है। अगर ये तीन चीजें पता है तो किसी भी चीज, कोई भी एक बॉडी होगी उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली कैलकुलेट हो सकती है। अब साहब अगर कोई एक्सिस ए बी है और कोई एक मास पॉइंट स्मॉल एम है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर दूरी पे है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी जाती है आई ए बी इक्वल टू स्मॉल एम आर। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी जाती है आई ए बी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। अब बात आती है साहब कि अगर कोई भी बॉडी है, जैसे मैं बात करूं एक इस तरह की एक बॉडी है ऐसी, अब मैं कहूं कि इसमें ऐसे ढेर सारे नंबर ऑफ मासेस हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, इसका मास m4 है, ऐसे जिसको जितना अच्छा लगे, इसका मास mn है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r1 है, r2 है, r3 है, r4 है, ऐसे बात करूं इसकी डिस्टेंस क्या है, rn है। हमने क्या कहा कि कोई एक बॉडी है जिसमें n नंबर ऑफ मास हैं, सबके मास क्या है, m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, डॉट 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 mn है, और उसकी इफेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, r2, r3, r4, rn है। तो अगर इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकालनी है, इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकालनी है, तो हम क्या करेंगे साहब, सिंपल वही फॉर्मूला यहां पर भी यूज करें। क्या लिख दें, अगर इस एक्सिस का नाम फिर से ए बी दे देते हैं, तो आई ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम दे सकते हैं। हमने क्या किया, सबके सबके मास लिए और सबकी इफेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो थी सबका स्क्वायर करके जोड़ दिया। अब ऐसे लिखना, इससे अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको आई ए बी इक्वल टू अगर हमें लिखना हो तो हम एक इस तरह का निशान हमने पढ़ रखा हो, इसे कहते हैं समेशन या फिर सिग्मा। तो समेशन लगा दे साहब, और इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एम आई आर आई का, यानी जिसका मास उसकी इफेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, एम आई आर आई का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हमारी निकल जाएगी बॉडी की, इस इरेगुलर बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन वहीं पे साहब अगर हम बात करें कि कोई भी बॉडी है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूब है, इस तरह का एक क्यूब है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसका एक रेगुलर शेप एंड साइज है, इसकी एक प्रॉपर ज्योमेट्री है। मैं कहूं कि एक स्फीयर है इस तरह का,
तो इसका एक रेगुलर शेप एंड साइज है, इसकी प्रॉपर एक ज्योमेट्री है। मैं कहूँ कि एक रॉड है इस तरह का पतला सा, इसका एक रेगुलर शेप एंड साइज है, इसकी प्रॉपर एक ज्योमेट्री है। तो ऐसी बॉडी जिसके पास अपना खुद का रेगुलर शेप एंड साइज हो, प्रॉपर एक ज्योमेट्री हो, तो जो ये समेशन साइन है ना, वो ये प्रॉपरली इंटीग्रेशन में चेंज हो जाए। उस केस में अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी लिखनी होगी तो हम लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर, जो भी वेरिएबल होगा, और इसकी लिमिट हो जाएगी अल्फा 1 टू अल्फा। जैसे मैं बात करूं कि अगर एक रॉड थी, इस तरह की पतली सी रॉड है, इसकी लेंथ l है, तो अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी हो तो हम क्या कहेंगे साहब कि इसकी जो अल्फा 1 और अल्फा 2 है वो l/2 से लेकर के माइनस l/2 से लेकर के प्लस l/2 के बीच में रख दें, पूरी की पूरी इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, वो जो भी हमारे पास बॉडी है उसके शेप पे डिपेंड करेगा, उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। और इजिली हम क्या कर सकते हैं, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रेगुलर बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में बात अगर हम करें, अगला टॉपिक आपके साथ आता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही टॉपिक में आते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से पहले एक टॉपिक आता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लेते हैं अपने पास एक डिस्क है, डिस्क लगभग आप लोगों ने देखी होगी, सीडी के टाइप की होती है, बीच में भी घेरा होता है, और कोई एक एक्सिस ए बी है मान लीजिए, जो कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, हर एक बॉडी के अंतर्गत एक ऐसा पॉइंट जिसपे उसका होल मास कंसंट्रेटेड होता है, उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और यहाँ पर साहब अगर बात करें तो ये उसी एक्सिस से ये पास हो रही है। अगर यह बात करें होल मास इसका यहाँ पे अगर कंसंट्रेटेड माना जा रहा है, तो वहीं से ये एक्सिस पास कर, इसकी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आई कही, इसकी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कही। अगर इसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम है, तो आई इक्वल टू हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²/2। अगर ये दूरी r है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, mr²/2। अगर हम इसे सपोज करें कि ये पूरी की पूरी बॉडी जिसका मास कैपिटल एम है, इस तरह की एक और बॉडी हो, बॉडी का सेंस क्या है, पॉइंट मास हो, जो कि किसी एक्सिस के अबाउट ये भी रोटेट कर रहा हो, इसका भी मास क्या हो, कैपिटल एम हो, और इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, I इक्वल टू mr²/2 ही हो, दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो। और इसके बीच की दूरी अगर k हो, इसकी बीच की दूरी k हो, तो यही k जो कहलाता है, यही रेडियस ऑफ जाइरेशन। फिर से बात करें, अगर किसी भी बॉडी का हम होल मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मानते हैं और वह उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है जो कि इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है, तो यही जो k है, यही जो दूरी k है, वह दूरी k क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ जाइरेशन।